Okay, Assalamu alaikum. Hope everyone is doing good. So today we would be doing a new question that would be of the chapter labor market because if I remember कि मैंने market failure का question करा दिए हैं, मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन करा दिए, यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व करा दिया, आई वाज लेफ्ट विद लेबर मार्केट ना। सो अब से जब भी मैं सैटरडे संडे फ्राइडे जब भी एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा ना, व्हेनेवर आई गेट टाइम, तो मैं उसमें के अंदर पुराने सवाल नई नई चीजें कराऊंगा। ठीक है, जो हमारा रेगुलर क्लास है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसके अंदर हम अपने मैक्रो को कंप्लीट करते रहेंगे। तो इस तरीके से एक वक्त आएगा हमारी टॉपिकल प्लस हमारे जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। देन वी वुड ओनली बी लेफ्ट विद द ईयरली पास पेपर्स, जो हम एक डेढ़ महीने पहले पेपर से शुरू करेंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज के अंदर तो हमारा वैसे ही 20 डेज का गैप है, तो मैं उसके अंदर कवर करा दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो आ जाए हम लोग शुरू करते हैं लेबर मार्केट का टॉपिकल क्वेश्चन। ठीक है, लेबर मार्केट टॉपिकल क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, जिस जिस बच्चे ने अभी तक रिवीजन करना शुरू नहीं करा है, पुराना पढ़ना शुरू नहीं करा है, तो ये बात याद रखिएगा कि जो एएस में आपका ग्रेड आया है, अगर आप चाहते हैं कि वो बढ़ जाए या तो फिर वो सेम रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो अब पढ़ना शुरू कर दें, बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट। ठीक है, रमज़ान आपके सर पर है, इट्स ओनली 2 मंथ्स अवे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए रमज़ान सुकून से गुजरे, आपका रिजल्ट भी अच्छा आए, सब कुछ सुकून में हो, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें बिफोर आपको अफसोस हो। ठीक है, ठीक है जी, चलें आए शुरू करते हैं। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इफ एनीवन वांट टू कॉपी विद कैन कॉपी विद मी एज वेल। इकोनॉमिक थ्योरी प्रोड्यूसेस इकोनॉमिक थ्योरी प्रोड्यूसेस a precise equilibrium. Economic theory produces a precise equilibrium, often often in an often in an identical often in an identical market situation. ठीक है, often in an identical market situation. ठीक है, but in reality but in reality but in reality things are quite different. But in reality things are quite different. ठीक है, एंड अनसर्टेन। ठीक है, एक तो डिफरेंट भी है, दूसरा अनसर्टेन भी है। डिस्कस डिस्कस वेदर discuss whether this opinion can be applied discuss whether this opinion can be applied to the determination of wage rate। ठीक है, 20 मार्क्स। ठीक है, सॉरी 20 मार्क्स। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मुझे कोई एक बच्चा ये जवाब दे दे, क्या जवाब दे दे मुझे सबसे पहले कोई बच्चा कि इसमें मार्क्स ब्रेकअप क्या है, मतलब नॉलेज के कितने मार्क्स है, एनालिसिस के कितने मार्क्स हैं, इवैल्यूएशन के कितने मार्क्स है। पहले तो कोई बच्चा मुझे ये बता दे प्लीज। ठीक है, फिर जब आप ये बता देंगे मुझे, तो फिर आप ये सवाल रीड करें एंड ट्राई टू मेक द मार्किंग स्कीम। ठीक है, सो लिबा हैज आंसर्ड मी कि सर 14 मार्क्स 14 मार्क्स आर फॉर नॉलेज एंड एनालिसिस, मतलब आपकी जो नॉलेज और जो आपकी एनालिसिस है उसके आपको मिल जाएंगे कितने मार्क्स, उसके आपको मिल जाएंगे बेटा 14 मार्क्स। ठीक है सर, इसके बाद जो है वो 7 मार्क्स जो आपके पास रह जाएंगे बेटा, वो जो 7 मार्क्स आपके पास रह जाएंगे, दैट वुड बी द मार्क्स ऑफ इवैल्यूएशन। सर ये इवैल्यूएशन क्या चीज होती है बेटा? इवैल्यूएशन को हम देसी लोग जो हैं पाकिस्तानी, हम लोग इसको कंक्लूजन कहते हैं, कंक्लूजन। ठीक है, तो सर 14 मार्क्स जो है वो नॉलेज के डेफिनेशन फॉर्मूला अजम्पशंस इस सब चीज़ों के। ठीक है, और नॉलेज और एनालिसिस के 14 मार्क्स हैं, और जो बचते हैं आपके 6 मार्क्स दैट आर फॉर इवैल्यूएशन यानी कि कंक्लूजन के। ठीक है, अब आपको इट्स 8:55 राइट नाउ, आपको मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ, आप ज़रा मुझे जो है वो इस सवाल की मार्किंग स्कीम बनाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ। आई वुड रिक्वायर योर कंट्रीब्यूशन कि इस क्वेश्चन की क्या मार्किंग स्कीम हो सकती है।
जब तक आप इसकी मुझे मार्किंग स्कीम बता रहे हैं तब तक जरा मैं एक अटेंडेंस की पिक्चर ले लूँ ना। ठीक है, 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों ने छुट्टी करी है। उफ, ये कब सुधरेंगे। जरा मैं देखूं किस किस ने छुट्टी करी। हम्म, चलें आ जाएं, अब हम शुरू करते हैं। सर पहले मैं देख लेता हूँ क्या क्या बच्चों ने कंट्रीब्यूट करा है मार्किंग स्कीम के अंदर। कि यार किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट करा है कि क्या क्या लिख सकते हैं। हाँ चले, मैं अब पहले सबके पॉइंट्स पढ़ता हूँ। सो सबसे पहले लेबा ने हमें बताया है डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम परफेक्ट इम्परफेक्ट मार्केट विद डायग्राम मिनिमम वेज रेट विद डायग्राम। ठीक हो गया, इसमें कुछ मिसिंग है। दुहा ने मुझे बताया है इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम परफेक्ट इम्परफेक्ट मोनोपसनी मिनिमम वेज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जी ये बिल्कुल सही है। डिफाइन इकोनॉमिक थ्योरी, दुहा ने भी एक चीज मिस मार दी है। ठीक है, इकरा ने बताया है डिफाइन इकोनॉमिक थ्योरी परफेक्ट लेबर मार्केट इम्परफेक्ट लेबर मार्केट। ओके, इसमें भी एक चीज मिसिंग है, एक्सप्लेन वेज रेट टाइप्स ऑफ वेज रेट। ठीक है, एमआरपी थ्योरी, यस दैट वाज मिसिंग। ठीक है, एमआरपी थ्योरी मिसिंग थी सबके आंसर में। ठीक है, अब मैं लिखवाता हूँ। कोई टेंशन नहीं है, आपको पता है मेरी मार्किंग स्कीम बहुत डिटेल होती है। और ऐसी मार्किंग स्कीम होगी जिससे आपका ये पूरा का पूरा जो है वो टॉपिक अभी के अभी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमें नॉलेज की डेफिनेशन से शुरू करना है। तो लेट्स सपोज कि अगर मैं डेफिनेशन के बारे में शुरू करता हूँ, तो सबसे पहले तो जो है वो मुझे डेफिनेशन के लिए सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूंगा कि यार ये लेबर मार्केट क्या होती है। सबसे पहले मैंने डिफाइन कर दिया कि यार ये लेबर मार्केट क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने डिफाइन करा लेबर मार्केट क्या है। तो यार लेबर मार्केट क्या चीज़ है भाई। लेबर मार्केट के अंदर दो लोग होते हैं, एक होता है आपका एम्प्लॉयर और दूसरा होता है आपका एम्प्लॉय। लेबर मार्केट में दो लोग होते हैं बेटा, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो है वो वर्कर की डिमांड करता है, इसलिए एम्प्लॉयर के आगे मैंने लिख दिया डिमांड फॉर लेबर। एम्प्लॉय जो है वो काम करने के लिए रेडी होता है, इसलिए एम्प्लॉय के आगे मैंने लिख दिया सप्लाई फॉर लेबर। ठीक है, फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा बता दूंगा कि यार एम्प्लॉयर जो है वो ये कहता है कि मैं ज़्यादा वेज पे कम वर्कर रखूंगा और मैं कम वेज पे ज़्यादा वर्कर रखूंगा। ये एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव है कि वो ज़्यादा वेज पे कम वर्कर हायर करेगा, कम वेज पे ज़्यादा वर्कर हायर करेगा। सर एम्प्लॉय का क्या पर्सपेक्टिव है। एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव बेटा ये है कि वो ज़्यादा वेज पे ज़्यादा काम करेगा क्योंकि उसको पैसे ज़्यादा दिख रहे हैं, और वो कम वेज पे कम काम करेगा क्योंकि उसको पैसे कम दिख रहे हैं। बस आपको सिर्फ ये बताना है डेफिनेशन के लिए। ठीक हो गया भाई, ये आपने सिर्फ डेफिनेशन बता दी बस, और कुछ भी लंबी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपने इसको छोटा-सा एक इक्विलिब्रियम बता दिया। सही है, इसके बाद आपने इसको छोटा-सा एक इक्विलिब्रियम बता दिया, डिफाइन इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। ठीक है, आपने इसको क्या बता दिया, आपने इसको थोड़ा-सा छोटा-सा क्या बता दिया, डिफाइन इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। कि यार ये आपका इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, ये आपने अगली चीज़ इसको बता दी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, सही? हाँ जी, ये क्लियर है भाई? चलें आगे? चलें आगे चलते हैं। सर अब मैं आपके सामने सवाल पढ़ रहा हूँ, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है,
अब मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इकोनॉमिक थ्योरी प्रोड्यूसेस इकोनॉमिक थ्योरी प्रोड्यूसेस अ प्रिसाइज इक्विलिब्रियम। तो भाई यहां तक हमने इक्विलिब्रियम तक तो इसको सब बता दिया। इसने अगली लाइन बोली ऑफन इन एन आइडेंटिकल मार्केट सिचुएशन। आइडेंटिकल का मतलब होता है मिलता जुलता। तो यार ऐसी कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हर चीज मिलती जुलती होती है? तो आपने बोला सर वो है परफेक्ट लेबर मार्केट। तो इसका मतलब है इसने परफेक्ट लेबर मार्केट की बात करी जहां पर सेम वर्कर्स होते हैं। बट इन रियलिटी थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट एंड अनसर्टेन। बिल्कुल सही बात है भाई, असल में ऐसा पॉसिबल बहुत ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर वर्कर की प्रोडक्टिविटी भी डिफरेंट है, हर वर्कर की शक्ल भी डिफरेंट है, हर वर्कर की स्किल भी डिफरेंट है। मतलब इसने परफेक्ट इम्परफेक्ट दोनों की बात कर ली। डिस्कस वेदर दिस ओपिनियन कैन बी अप्लाइड टू डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट। क्या इम्परफेक्ट परफेक्ट में वेज रेट कैसे डिटरमाइन होती है? तो आपने इसको बता दिया भाई, परफेक्ट लेबर मार्केट में वेज टेकर होती है फर्म, इम्परफेक्ट के अंदर वेज मेकर होती है। फिर आपने बताया इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर मोनोप्सनी होती है। मोनोप्सनी क्या करती है वेज रेट को डिटरमाइन करने के लिए? फिर आपने गवर्नमेंट इंटरवेंशन बताया कि भाई गवर्नमेंट की फिर इंटरवेंशन होती है। और फिर आपने इसको कंक्लूजन में वेज डिस्क्रिमिनेशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, तो अब मैं पूरी मार्किंग स्कीम बना के दे रहा हूँ, कोई परेशानी वाली जरूरत नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं आगे की मार्किंग स्कीम। तो अब आप इसको सीधा सीधा क्या बता दोगे? आप इसको सीधा सीधा आप चीजें बताना शुरू करोगे। सबसे पहले आपने इसको बताया कि यार ये परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आपने इसको क्या बताया? सबसे पहले आपने इसको बताया कि यार ये परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यार कोई बच्चा मुझे याद दिलाएगा? तो आपने मुझे बोला सर ये परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर, और साथ साथ आपको उसकी जो है वो डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सर ये परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आपने मुझे बोला सर परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर वो मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर होते हैं जिनकी एबिलिटी और जिनकी प्रोडक्टिविटी सेम होती है। क्या बोला आपको? कि थाउजेंड्स ऑफ वर्कर होते हैं बेटा जिनकी एबिलिटी और प्रोडक्टिविटी सेम होती है। और ये वो वर्कर होते हैं जो क्या होते हैं, जो होमोजीनियस होते हैं। और ये वो वर्कर होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब इनकी हर चीज सेम होती है, इनकी शक्ल सूरत हर चीज सेम होती है। तो जब ये सारे वर्कर सेम है तो उनकी वेज रेट भी क्या होगी? इनकी वेज रेट भी क्या होगी? सेम होगी। तो इनको हम लोग कहते हैं वेज टेकर। इनको हम लोग क्या कहते हैं? वेज टेकर। ठीक है भाई, इनको क्या कहते हैं? इनको वेज टेकर कहते हैं। फिर आपको एक और बात बताई थी कि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एम्प्लॉइज के पास जो है, वर्कर्स के पास जो है वो परफेक्ट नॉलेज होती है। उनको पता होता है कि मार्केट में क्या वेज रेट चल रहा है। इसलिए वेज की डिस्क्रिमिनेशन भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि एक तो वर्कर का स्किल लेवल सेम होता है, उनकी जॉब सेम होती है। एक तो ये वजह है, दूसरा वर्कर के पास परफेक्ट नॉलेज होती है, उसको पता होता है कि बराबर वाला क्या वेज रेट दे रहा होता है, इसलिए वेज की डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो आपकी सप्लाई फॉर लेबर है वही आपकी एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर है, वही आपकी मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर है, जो कि आपके गिवन वेज रेट के इक्वल है। इस वजह से जो आपका सप्लाई फॉर लेबर का कर्व है वो परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के केस के अंदर कौन सा बनता है बेटा? हॉरिजॉन्टल कर्व बनता है। उसकी डिटेल मैंने आपको लेक्चर्स में बताई है। तो पहली डायग्राम जो आप बना सकते हो, वो पहली डायग्राम आप कौन सी बना सकते हो बेटा? पहली डायग्राम जो आप बना सकते हो वो आप बना सकते हो लेबर मार्केट के, परफेक्ट लेबर मार्केट की। तो सर ऊपर लेबलिंग आ जाएगी वेज रेट डब्ल्यू, और नीचे लेबलिंग आ जाएगी बेटा क्वांटिटी फॉर लेबर। ठीक है, फिर ये मैंने जो लाइन बना दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई सप्लाई फॉर लेबर की लाइन। तो इधर मैंने लिख दिया सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर इज इक्वल टू वेज रेट। ठीक हो गया जी? सही? ठीक है, तो इधर मैंने लिख दिया नो वेज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सही? बोले जी, कोई मसला? ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सर अगली चीज हम लोग क्या बताएंगे बेटा? अब आपको इसको थोड़ी सी वो बतानी पड़ेगी। अब आप इसको बताना शुरू करो अगली चीज। वो अगली चीज क्या है? एमआरपी थ्योरी। तो अब आप इसको क्या बताओगे? एमआरपी थ्योरी बताओगे, और इस एमआरपी थ्योरी के अंदर अजम्पशंस बताना शुरू करोगे। ठीक है, और इस एमआरपी थ्योरी के अजम्पशंस आप किधर किधर कवर करोगे? आप इस एमआरपी थ्योरी की अजम्पशंस किधर किधर कवर करोगे? एक तो परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कवर करोगे, और दूसरा आप इस एमआरपी की थ्योरी की और बातें किधर कवर करना शुरू करोगे? इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, राइट?
तो डिफाइन एमआरपी थ्योरी प्लस अजम्पशंस, डिफाइन परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर और इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप इसको ये सब चीजें बताओगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी को कोई मसला होगा। हाँ भाई, सर एमआरपी थ्योरी के अंदर थोड़ा सा और डिटेल बता दें तो भाई आप इसको बता देना कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है। और आप इसको बता सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर क्या होता है, ठीक है। सही है, ये बता देना आप इसको। और क्या बता सकते हो भाई, और आप बता सकते हो मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर, ये तीन चीजें आप इसको डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। बाकी आप इन दोनों को, ये जो मार्जिनल एमआरपी थ्योरी है परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट से, इसको तो आप परफेक्ट लेबर मार्केट और इम्परफेक्ट लेबर मार्केट जब करा रहे होगे तो भी समझा सकते हो, ठीक है। सही। फॉर्मूला, हाँ लिख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला भी आपके लिए लिख दिया जाता है, ये ले। अजम्पशन में फॉर्मूला भी आ गया, ये फॉर्मूला भी लिख देते हैं आपके लिए, और हुक्म करें। एम आर इंटू एम पी एल या फिर एम पी पी, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, याद आ गया। चले, अब मैं आता हूं अगली बात के ऊपर जो कि बहुत जरूरी है। और वो अगली बात क्या है भाई, वो अगली बात है जिसकी बहुत शदीद जरूरत है, जो बहुत कम लोगों ने बताया। वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसकी बहुत ज़रूरत थी। सर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेटा, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। लास्ट हमने जो मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, लास्ट हमने मार्केट फेलियर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताए थे एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल जिसको कहते हैं एमसीसी इक्वल टू एमआर, एक होता है सोशली ऑप्टिमम लेवल जिसको कहते हैं एमएससी इज इक्वल टू एमएसबी, एक होता है इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल जिसको कहते हैं एमपीसी इज इक्वल टू एमपीबी। आज एक नई चीज करा रहा हूं जिसका नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिधर एमआरपी और एमसीएल इक्वल होता है। मतलब ये वो पॉइंट होगा जहां पे एडिशनल रेवेन्यू और एडिशनल एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल यूनिट और एडिशनल कॉस्ट फ्रॉम एडिशनल लेबर इक्वल होगी, ठीक है। ये दोनों इक्वल होगी, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक हो गया। अब मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं, तो एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल प्लस इसकी डायग्राम भी बनानी पड़ेगी और प्लस उस डायग्राम की हमें एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये आपके पास पूरा का पूरा आंसर लिखने के बाद आप इस आंसर को खुद चेक भी कर सकते हैं। आपको लिखना होगा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस उसकी डायग्राम प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन। सर क्या डायग्राम और क्या एक्सप्लेनेशन बनेगी आप ये देख लें। तो बेटा सबसे पहले तो आपने दो एक्सिस बना दी, राइट। सबसे पहले आपने दो एक्सिस बना दी, ठीक हो गया, ओके। ऊपर वाली एक्सिस पे मैंने लिख दिया प्राइस और नीचे वाली एक्सिस के, ओ सॉरी 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 बेटा, हम लोग लेबर मार्केट पढ़ रहे हैं, प्लीज गौर करिएगा। देखें ऐसे छोटे छोटे ब्लंडर्स ही मार्क्स कटवा देते हैं। तो ऊपर हम लोग लिखेंगे वेज रेट और नीचे हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी फॉर लेबर। सर अभी हम लोग परफेक्ट लेबर मार्केट की बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट लेबर मार्केट के अंदर जो आपका कर्व है वो ये वाला होता है, सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर एंड दैट इज योर गिवन वेज रेट। सही। सर ये वाली जो लाइन हो गई, ये लाइन किसकी होती थी? ये लाइन होती थी एमआरपी की। किसकी लाइन होती थी? एमआरपी की लाइन होती थी, सही। सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ये वाला पॉइंट होता था, ये इक्विलिब्रियम ई होता था, राइट। सर इस ई इक्विलिब्रियम ई के ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है, सही। इस पॉइंट के ऊपर एमआरपी और एमसीएल इक्वल है, राइट। सर अगर जो है मैं एम्प्लॉयमेंट लेवल E1 के ऊपर ऑपरेट करता हूं, अगर मैं इस एम्प्लॉयमेंट लेवल E1 के ऊपर ऑपरेट करता हूं, तो सर आप देखें कॉस्ट में वर्कर, एडिशनल वर्कर जो है वो कॉस्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और रेवेन्यू में कम कर रहा है, ऐसा ही है भाई। तो मैं इधर ये लिख सकता हूं कि एमसीएल इज ग्रेटर देन एमआरपी, ऐसा ही है भाई। अगर मैं कम वर्कर्स को हायर करता हूं, यानी कि अगर मैं एम्प्लॉयमेंट E2 के ऊपर ऑपरेट करता हूं, तो बेटा अब आप देखो अब क्या हो रहा है। अब आप देखो, गौर करो, रेवेन्यू की लाइन ऊपर है
और कॉस्ट की लाइन नीचे है, ऐसा ही है भाई। रेवेन्यू की लाइन ऊपर है और कॉस्ट की लाइन नीचे है। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस एम्प्लॉयमेंट E2 के ऊपर एडिशनल वर्कर जो है वो कॉस्ट में, रेवेन्यू में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और कॉस्ट में कम कर रहा है। तो इसका मतलब है मुझे वर्कर की हायरिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और वर्कर की हायरिंग को एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने रेवेन्यू को और मैक्सिमाइज करूं तो मैं वर्कर की हायरिंग को बढ़ा दूं, और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस एडिशनल कॉस्ट को मिनिमाइज करूं तो मैं वर्कर की हायरिंग को कट बैक कर दूं, ठीक है। सही, याद आ गया भाई। इधर लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए, एक्सटेंड हायरिंग और कट बैक हायरिंग, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। सही है, MR मैक्सिमाइज हो सके और MC जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर वो मिनिमाइज हो सके, ठीक है। इससे ज्यादा मैं डिटेल्ड मार्किंग स्कीम नहीं बना सकता, सो सॉरी। अच्छा, फिर आप साथ साथ इसको एक और बात बता दोगे कि भाई परफेक्ट लेबर मार्केट है ना, तो जो आपका MRP है वही आपका MPP है। उसकी वजह क्या है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो जीरो होता है, राइट, कांस्टेंट होता है। मार्जिनल रेवेन्यू जीरो यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब है कि जो जो MRP है वही MPP है, और ये दोनों किसको फॉलो कर रहे होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को, याद है आपको। ये दोनों किसको फॉलो कर रहे होते हैं, ये दोनों फॉलो कर रहे होते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को, ठीक है। तो जो MRP है वही MPP का शेप है, क्योंकि MR कांस्टेंट होता है। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को तो बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, यहाँ तक पहले जवाब दे दें। सबका वेट करा जा रहा है, प्लीज बता दें। यार मुझे सब जवाब देंगे तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी होगी। मुझे सिर्फ अभी तक जो है वो कुछ ही बच्चों ने जवाब दिया है, तो मैं सबके जवाब के लिए वेट कर रहा हूँ। मुदस्सिर उस्मान, क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके ओके। ओके, सबको क्लियर है भाई ये मार्किंग स्कीम। चलूँ आधा 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 और रहता है, वो भी करवा दूँ। चले आए, मैं बाकी मार्किंग स्कीम की तरफ चलता हूँ। अब देखो, मैं इसको ये तो बता चुका हूँ कि परफेक्ट लेबर मार्केट में क्या होता है। मतलब मैंने सवाल पे अगर चले जाऊँ ना, तो मैंने सवाल सवाल का यहाँ तक का हिस्सा मैंने क्लियर कर दिया है। इस सवाल का मैंने यहाँ तक का हिस्सा क्लियर कर दिया है। अब जो मेरा रहता है वो मेरा आगे का हिस्सा रहता है। हाँ जी। चलो आगे चलते हैं। अब मैं इसको बताऊंगा, इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर प्लस इसकी डायग्राम, ठीक है। तो जरा मुझे बता भाई, बताओ मुझे जरा, इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो फर्म एग्जिस्ट करती हैं उनका नाम होता है मोनोप्सनी। सर ये मोनोप्सनी क्या होती है, मोनोप्सनी होती है सिंगल सिंगल फर्म। क्योंकि मोनोप्सनी एक तरीके की मोनोपली होती है ना, तो मोनोपली एक सिंगल फर्म होती है।
मतलब मोनोप्सनी जो है वो सिंगल बायर ऑफ लेबर होती है। क्या होती है? मोनोप्सनी जो है वो होती है सिंगल बायर ऑफ लेबर। ठीक है। मोनोप्सनी क्या होती है भाई? सिंगल फर्म है, सिंगल बायर ऑफ लेबर है, जिसके पास मेजोरिटी मार्केट शेयर है। सही है। वो है वेज मेकर। क्यों वेज मेकर है? क्योंकि वो अकेला अकेली अकेली फर्म है, अकेला बायर ऑफ लेबर है। सर इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। और इम्परफेक्ट नॉलेज मतलब वर्कर को यही नहीं पता कि असली पेमेंट कितनी करी जा रही है। इसलिए यहाँ पर वेज की डिस्क्रिमिनेशन भी पॉसिबल है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले परफेक्ट पढ़ा था, तो परफेक्ट में वेज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी क्योंकि वर्कर के पास परफेक्ट नॉलेज है, उसको पता होता था कि कौन बंदा कितने पैसे ले रहा है। सही। और कोई बात आप बता सकते हो? हाँ, यहाँ पर जो है वो एमआरपी जो है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि अब जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अब हम इम्परफेक्ट मार्केट की बात कर रहे हैं जहाँ पे हर चीज डिफरेंट है। और सर सप्लाई फॉर लेबर भी जो है ना वो होगा अपवर्ड स्लोपिंग। जैसे अभी जो है वो हॉरिजॉन्टल कर्व था, ठीक है, सप्लाई फॉर लेबर और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ठीक है। सही। ठीक है। अच्छा, फिर मोनोप्सनी जो है, मोनोप्सनी के अंदर दो केसेस होते हैं। ठीक है। मोनोप्सनी के अंदर दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि मोनोप्सनी जो है वो आखिरी वर्कर को ज्यादा वेज पे करता है। ठीक है। और बाकी वर्कर को सेम सेम वेज रेट पे कर रहा होता है। तो आपको ये भी बताना होगा। ठीक है। तो ये मसला है। अब मोनोप्सनी में डायग्राम क्या बनेगी भाई? मोनोप्सनी में डायग्राम बहुत इजी है। आप ये डायग्राम बना देना। क्या बनाओगे आप डायग्राम? पहले लेबलिंग करा देता हूँ। ऊपर लिख दिया आपने वेज रेट, नीचे आपने लिख दिया क्वांटिटी फॉर लेबर। ठीक है। एमआरपी डाउनवर्ड होगा, मैंने लिखा है, ये एमआरपी हो गया। सप्लाई फॉर लेबर अपवर्ड होगा और वेज डिस्क्रिमिनेशन हो रही होगी। तो इधर लिख दिया एमआरपी, इधर लिख दिया सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, और ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर की लाइन। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ से आ गई वेज और क्वांटिटी फॉर लेबर। तो ये लो, इधर मैंने लिख दिया वेज रेट डब्ल्यू, इधर मैंने लिख दिया क्वांटिटी फॉर लेबर। ठीक है। सर एक सेकेंड ना, अब मैं दूसरी लाइन ऑरेंज पेन से बना रहा हूँ। ठीक है। हाँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब देखो, मोनोप्सनी क्या करेगा? मोनोप्सनी जो है वो आखिरी वाले वर्कर को ज्यादा वेज देगा इस वाले पॉइंट के ऊपर, और बाकी सारे वर्कर को कम वेज के ऊपर रख लेगा, W1 वेज के ऊपर। ठीक है। ये मसला करेगा वो, क्योंकि वो आखिरी वाले वर्कर को ज्यादा वेज दे के अट्रैक्ट करता है, बाकी वर्कर को वो सेम वेज पे रख लेता है। ठीक है। फिर इस मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है। ठीक है। फिर इस मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोप्सनिस्ट यूनियन। तो पहले आप डिफाइन कर देना ट्रेड यूनियन क्या होता है दो लाइन के अंदर, और इसके बाद आप डिफाइन कर देना कि यार ये मिनिमम वेज क्या होता है। ठीक है। इसके बाद आप डिफाइन कर देना कि यार ये मिनिमम वेज क्या होता है, और साथ साथ मिनिमम वेज की डायग्राम बना देना जो हम ओ लेवल से सीखते आ रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो मुझे ये बताने की जरूरत है। ठीक है। सही है। फिर इसके बाद आप डिफाइन कर देना कि यार ये मोनोप्सनिस्ट यूनियन क्या होता है। मोनोप्सनिस्ट यूनियन, ये मोनोप्सनिस्ट यूनियन क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट इंटरवेंशन को यहाँ पे मोनोप्सनिस्ट यूनियन कहा गया है। सही है। और फिर इस मोनोप्सनिस्ट यूनियन के अंदर क्या होता है? इस मोनोप्सनिस्ट यूनियन के अंदर दो केसेस होते हैं। ठीक है। दो केसेस होते हैं कि गवर्नमेंट एक तो क्या करती है कि वेज को भी बढ़ाती है और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी बढ़ाती है। ठीक है। गवर्नमेंट वेज को भी बढ़ाती है और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी बढ़ाती है। दूसरा केस होता है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल कांस्टेंट होता है, खाली वेज रेट बढ़ जाता है। मतलब
एम्प्लॉयमेंट, सेम एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर वेज रेट को गवर्नमेंट बढ़ा देती है। सर गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट को कैसे बढ़ाती है? गवर्नमेंट बेटा मिनिमम वेज इम्पोज कर देती है, ठीक है, सही है। फिर इसके बाद आपको कंक्लूजन देनी है। तो बेटा कंक्लूजन के अंदर आप क्या लिखोगे? ये सबसे ज्यादा काम की बात है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के व्हाट विल यू राइट द कंक्लूजन। तो बेटा कंक्लूजन के अंदर आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन के अंदर आप वेज डिफरेंशियल्स के ऊपर बात करोगे। किसके ऊपर बात करोगे? कंक्लूजन के अंदर आप वेज डिफरेंशियल्स के ऊपर बात करोगे कि सर हर वर्कर को जो है वो डिफरेंट वेज रेट्स पे होती हैं। क्यों डिफरेंट वेज रेट्स पे होती हैं? क्योंकि हर बंदे की एबिलिटी स्किल डिफरेंट है। ये सब चीज़ों के ऊपर बात करोगे तो मैं इधर और डिटेल कर देता हूँ। आप वेज डिफरेंशियल के ऊपर बात कर सकते हो, एबिलिटी एंड स्किल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, ठीक है। इसके ऊपर आप बात कर लेना कि हर वर्कर की वेज डिफरेंट होती है, रियलिटी में बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हो? और आप लिख सकते हो इसके अलावा सेम वेज रेट डिफरेंट जॉब्स में भी होती हैं, ठीक है। सेम वेज रेट, डिफरेंट वेज रेट, सॉरी सेम नहीं डिफरेंट, डिफरेंट वेज रेट, डिफरेंट वेज रेट इन डिफरेंट जॉब्स, ठीक है। डिफरेंट वेज रेट इन डिफरेंट जॉब, सेम जॉब में भी डिफरेंट वेज होती है, सेम जॉब एंड डिफरेंट वेज रेट। तो ये आप कंक्लूजन के अंदर लिखोगे। तो आई होप आप लोगों को 20 मार्कर मार्कर लेबर मार्केट का बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अब मेरी आप बात सुनो गौर से, देखो मार्केट फेलियर और लेबर मार्केट दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका कुछ भी सवाल आ जाए ना आंसर सेम होगा। जिसका कुछ भी सवाल आ जाए आंसर सेम होगा। लेबर मार्केट के अंदर थोड़ा सा कंक्लूजन में फर्क होगा। मार्केट फेलियर का तो कुछ भी सवाल आ जाए वो हमेशा एफिशिएंसी के साथ आएगा। और इन दोनों का आंसर मैंने आप लोगों को A2 माइक्रो सैंपल आंसर की बुक के अंदर लिख के दिया है, जिसकी पीडीएफ आपके पास व्हाट्सएप पर है। किसी के पास नहीं है तो ही कैन आस्क मी ऑन माय प्राइवेट चैट, या फिर वो ग्रुप पे मैसेज कर दे तो कोई बच्चा अपलोड कर देगा, वरना मैं खुद अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद देख के ना, जब मैं फ्री हो जाऊंगा अपनी बाकी क्लासेस से ना। लेकिन मार्केट फेलियर और लेबर मार्केट आपका सबसे पक्का टॉपिक होना चाहिए। नंबर 1 शुड बी मार्केट फेलियर, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी शुड बी लेबर मार्केट। थर्ड प्रायोरिटी शुड बी मार्केट स्ट्रक्चर। फोर्थ प्रायोरिटी पे यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व। थ्योरी ऑफ सप्लाई को सिर्फ पढ़ लेना ऊपर से। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि थ्योरी ऑफ सप्लाई को आप पक्का पक्का करो, ठीक है। तो यार आज मैंने आपको लेबर मार्केट का सवाल करा दिया है, आंसर आपके पास लिखा हुआ है। बराए मेहरबानी इस आंसर को पहले आप पूरा खुद लिखें, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करें। और जब आप याद कर रहे हो तो प्लीज मेरे वाले आंसर को याद करिएगा, अपना वाला आंसर मत याद करना, ठीक है। सेम गोज फॉर द मार्केट फेलियर एज वेल। तो यार प्लीज जिस बच्चे ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करा वो प्लीज पढ़ना शुरू कर दे। मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई। बोलोगे तो ग्रुप पे मिन्नतें भी कर लूंगा, रोज रिमाइंडर भी दे दूंगा। प्लीज पढ़ना शुरू कर दो, खुदा का वास्ता। अब तुम आप लोगों के अम्मी अब्बू के पैसे भी और आप लोगों का टाइम भी बहुत मेहनत से आया, इसको मत जाया करो, सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना भाई। दोस्त वगैरह हर चीज करो भाई, घूमो फिरो एंजॉय करो जिंदगी, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, उसको उस टाइम पे करो, अपनी स्टडीज को प्रायोरिटी दो। और सबसे पहले नमाज पढ़ो भाई, जो नमाज नहीं पढ़ता वो कामयाब नहीं होगा, चाहे तुम फिर भले जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, ठीक है ना। तो प्लीज यार इस बात का थोड़ा सा ख्याल करें। और मैं मेहनत अपनी पूरी कर रहा हूँ आपके सामने। सैटरडे मेरा दिन नहीं बनता लेकिन मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आगे भी लूंगा। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे अटेंडेंस भी वैसी मिला। आज मुझे बहुत खुशी हुई, 17 बच्चे क्लास में थे, दो मुझे हटा के 15 बच्चे क्लास में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगली बार जो है वो कम से कम 20 बच्चे तो हो ही हों, ठीक है। और बस दैट्स इट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।